हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ओजीडी की स्पेशल क्लास में, जो कि हमने आर्डिनो के लिए रखा हुआ है, जो कि आपके ओ लेवल के सिलेबस का पार्ट है, 4th पेपर का। तो इसमें हम आर्डिनो हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि हमारा जो ये आर्डिनो छोटा सा बोर्ड है, बोर्ड आपको क्लियरली दिख रहा है आर्डिनो, ये बोर्ड क्या है, इसका ओरिजिन स्टोरी क्या है, कैसे पूरा का पूरा इसके पीछे का क्या फंक्शनिंग है, कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं, इसके बारे में हम फ्रॉम जीरो टू हीरो तक हम समझ रहे होंगे। हम ये समझ रहे होंगे कि हमको इसके बारे में क्या क्या जानना ज़रूरी है ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि देखो, अगर हमको इसके बारे में नहीं पता तो 3 क्वेश्चन हमारे बेसिकली इसी पे आने हैं। आईओटी का जो हमारा बेसिक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आएगा वो हमारा इसी पे आएगा, तो हमको इस पे फोकस रहना है कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास के बारे में। इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। देखो, आर्डिनो के 2 पार्ट्स हैं, जैसे कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो आर्डिनो पे जब आप पढ़ते हो तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं। एक आर्डिनो आईडी, जिसपे आप सॉफ्टवेयर का पार्ट डिस्कस करते हो, और एक आर्डिनो खुद हार्डवेयर। तो अगर आर्डिनो की बात करी जाए तो एक्चुअली ये एक आईओटी का बेसिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप स्टार्ट करते हो आईओटी। अगर आप आईओटी को समझना चाहते हो तो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, उसका नाम ही उसकी डेफिनेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली यू आर कनेक्टिंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट? यू हैव टू कनेक्ट simultaneously multiple things with the help of internet, whether it's your AC, washing machine, air conditioner, a car, a mobile or anything। ठीक है, हम हर एक चीज़ में आज आर्डिनो डाल रहे हैं। एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको। जब कोरोना काल आया था तो आपने सुना था कि गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रुक गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? कारण था कि आज की जितनी गाड़ियाँ हैं ना, सब डिजिटली चलती हैं, जिसको ड्राइव बाई वायर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और जिसको कौन कंट्रोल करता है? ये छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर। तो आप जो ओ लेवल का सिलेबस पढ़ रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ओ लेवल पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, और जेन्युइन उनको नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। और आपको पता है, सरकार को पता है कि भविष्य में चल के हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक लेवल पे ही सही, पर आज अगर आपने इसका नाम सुना है तो इन फ्यूचर आप इसके लिए रेडी रहोगे। अब अगर आर्डिनो ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका प्लेटफॉर्म, इस पे कोड करना, इस पे एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए पूरी की पूरी आज़ादी है। आप मार्केट से एक आर्डिनो बोर्ड खरीदते हो, आप अपने कंप्यूटर में, वेदर इट्स लिनक्स, मैकबुक और विंडोज़, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसकी आईडी डाउनलोड करते हो और आप शुरू हो जाते हो सीधा सीधा कोड करना। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओपन सोर्स है। आपके ऊपर कोई कॉपीराइट, कोई लाइसेंस, कुछ नहीं आएगा, नथिंग। आपको क्लियरली अगर पीछे विजिबल हो क्या प्रेजेंटेशन, तो आप उसमें देख सकते हो, लिखा है कि आर्डिनो इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आजकल स्मार्ट बल्ब्स आते हैं ना, कि आप उसमें मोशन सेंसर लगा रहेगा, अगर कमरे में कोई नहीं है, कोई गतिविधि नहीं हो रही, तो लाइट आपकी बंद रहेगी, और जैसे ही कमरे में कोई हलचल हुई, लाइट ऑन हो गई तुरंत। आपने अक्सर देखा होगा ऐसी लाइट्स शहरों में सीढ़ियों पे लगी होती हैं, कि जैसे ही कोई सीढ़ियों पे जाता है लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, सीढ़ियों से जैसे ही वो इंसान चला गया लाइट्स ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो ऐसा हुआ कैसे? ऐसा होता है इनकी मदद से, माइक्रो कंट्रोलर्स की मदद से। और पहले के टाइम पे ना, जो माइक्रो कंट्रोलर्स बहुत महंगे हुआ करते थे, तब क्या होता था कि हमारे पास एक लिमिटेशन थी, ना तो हम कोड को कर सकते थे, ना हमारे पास हार्डवेयर था। तो एक कंपनी जो कि 2005 में बनी, आपको क्लियरली पीछे दिख रहा होगा, डेविड कॉर्टलिस और मासिमो बांजी ने एक स्टार्टअप शुरू किया। एक्चुअली दिस वाज अ स्टार्टअप, ये एक स्टार्टअप आइडिया था। 2005 में उन्होंने एक हार्डवेयर बनाया, जिसका नाम दिया आर्डिनो। एक फन फैक्ट बताता हूँ, आर्डिनो का फुल फॉर्म क्या है, सॉरी, आर्डिनो की पूरी स्पेलिंग क्या है? ARDUINO। और अगर आपसे कोई पूछे कि आर्डिनो में जो स्केच प्रोग्राम बनता है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, तो .INO। लास्ट के अगर आप आर्डिनो का INO निकाल दोगे तो वो क्या बन जाता है? एक आर्डिनो प्रोग्राम का एक्सटेंशन। सपोज करो अगर आपसे पूछे कि आर्डिनो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, और आपको याद नहीं आ रहा है, तो
तो आपको दिमाग नहीं लगाना। आर्डिनो की स्पेलिंग आपके सामने लिखी है, उसी स्पेलिंग में ही उसका एक्सटेंशन छुपा हुआ है। ये ओ लेवल को क्रैक करने के तरीके हैं। आप कभी भी चीज़ों को रट के सक्सेसफुल नहीं बन सकते, समझ रहे हो मेरी बात को? जब तक आप रटोगे आप असफल होते रहोगे, ये बात आप समझ लो। तो अगर आर्डिनो बोर्ड की बात करी जाए, ये बोर्ड स्टार्टिंग में जैसा मैंने पहले बताया ये एक स्टार्टअप था। स्टार्टअप के बाद आइडिया ये आया, जब इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इस पे प्रोग्रामिंग करी गई, तब आइडिया ये आया कि ये तो बहुत अच्छा हमको रिजल्ट दे रहा है। जानते हो आईओटी की सबसे खास बात क्या है? ये आम इंसान को सीधा सीधा लाभ पहुंचाता है। किसी भी टेक्नोलॉजी की 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है टेस्टिंग, दूसरा होता है प्रोडक्शन, और फिर तीसरा होता है मास प्रोडक्शन। आप आए दिन सुनते हो कि ये टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया, ये टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया, कभी वो डिस्कवरी में आता है, कभी अखबार में आता है, और आप सोचो कभी वो हम तक क्यों नहीं पहुंच पाती? कारण उसका मास प्रोडक्शन नहीं हो पाया। अगर किसी चीज़ को आप टेस्ट कर पा रहे हो पर आप मास प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसकी टेस्टिंग का, आपने सिर्फ अपना समय बर्बाद किया। इसने रेवोल्यूशन लाया किसमें? आईओटी में। आज ओ लेवल के सिलेबस में आप पढ़ रहे हो, आपको पता है ओ लेवल के सिलेबस में आप पहले क्या पढ़ते थे? आप पढ़ते थे सेट, सिस्टम डिज़ाइनिंग, समझ रहे हो? एक एग्ज़ाम होता था, अब वो ए लेवल में चला जा चुका है। जो ए लेवल का 7वां पेपर है, अभी पहले वो ओ लेवल का 4था पेपर हुआ करता था, लेकिन जब सरकार ने देखा कि ये बढ़ रहा है तो आज आपका 4था पेपर क्या है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिल्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, यही चैप्टर है ना। आप कैसे बनाओगे आईओटी एप्लीकेशन को, आप कैसे संभालोगे उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को? दैट्स व्हाई इट इज हियर। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्डिनो बोर्ड इन योर सिलेबस, इन योर रियल लाइफ, और वट एवर यू वांट टू से। ये छोटा सा बोर्ड बहुत कुछ कर सकता है, समझ रहे हो? तो अगर हम इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होता है? बोर्ड पे आपको पीछे दिख रहा होगा, यहाँ भी हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें जो होता है, इसमें लगा होता है एक माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो कंट्रोलर पे हम अभी थोड़ी सी चर्चा कर रहे होंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। आपको यहाँ पे ये चमकीला वाला पार्ट दिख रहा है, जिसके बगल में मेरी फिंगर है, दिख रहा है सबको? क्लियरली विजिबल है कैमरा पे भी? हाँ, ये चमकीला वाला पार्ट, इसको कहते हैं ऑसिलेटर। क्या कहते हैं? ऑसिलेटर। ये जो ऑसिलेटर होता है इसके अंदर क्वार्ट्ज पत्थर होता है, एक पत्थर होता है जिसका नाम होता है क्वार्ट्ज। आपको एक और फन फैक्ट बताता हूँ। आपने घड़ियाँ देखी है, मैकेनिकल वॉचेस, आपने कभी सोचा कि वो घड़ियाँ एक्यूरेट टाइम कैसे बताती हैं? जबकि उनमें तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं लगा कि जो आपके सन के हिसाब से चेंज कर ले चीज़ों को, नहीं, उसमें यही क्वार्ट्ज पत्थर लगा होता है और एक छोटा सा सिलेंड्रिकल क्या लगा होता है? ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर टिक्स को काउंट करता है और उन्हें टिक्स के बेसिस पे आपकी घड़ियां मूव करती हैं, इंक्लूडिंग दिस। ये तक किस पे चलती है? ऑसिलेटर पे। आप इसमें एक फंक्शन लगाते हो ना, डिले, डिले फंक्शन लगाया आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में। डिले कैसे काउंट करेगा आर्डिनो? अगर इसके पास कोई क्लॉक नहीं होगी तो कैसे सेकंड्स में डिले को काउंट करेगा? आप देते हो ना डिले 1000, यानी 1000 क्या मिली सेकेंड। कैसे काउंट करेगा ये मिली सेकेंड को भाई? अगर इसके पास इसकी खुद की क्लॉक नहीं है तो। हियर इट कम्स द पार्ट्स ऑफ ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर का प्रैक्टिकल यूज के सिनेरियो। पहला इसका वो कंपोनेंट। दूसरा, इसमें एक रीसेट बटन होता है। क्या होता है? रीसेट बटन। अब एक्चुअली कहा तो इसको रीसेट बटन जाता है, पर काम ये रीस्टार्ट का करता है। तो अगर आपको कभी ये दे दे कि रीसेट बटन बोर्ड को क्या रीसेट कर देता है? नहीं, वो बस बोर्ड को रीस्टार्ट कर देता है। आपका जो कोड इसमें पड़ा हुआ है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, बस वही कोड रीरन कर जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बात करें तो इसमें GPIO पड़ी होती है। GPIO, GPIO समझते हो आप? जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस। जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस। इधर होती है एनालॉग पिंस, इधर होती है डिजिटल पिंस। कैसे पहचानोगे आप? इधर दिखाता हूं आपको। आप इधर 0 से लेके 13 तक देख रहे हो, ये आपकी कौन सी पिंस है? डिजिटल पिंस है। जबकि आपकी जो इधर 6 पिंस है जो कि पावर के बगल में है, A0 से A5 तक,
ये आपके एनालॉग पिन है। उनके सामने देखो लिखा हुआ है A0, A1, A2, A3 लिखा हुआ है ना, यानी ये एनालॉग पिन हमारी। आप बोर्ड में भी क्लियरली देख सकते हैं, जो बच्चे आगे हैं देख सकते हैं आप बोर्ड में क्लियरली, और कैमरे पे भी कि इधर नंबरिंग पड़ी हुई है हमारी किसकी, एनालॉग पिन्स की, और इधर नंबरिंग पड़ी हुई है हमारी डिजिटल पिन्स की। अब आप कहोगे सर ये डिजिटल पिन्स होती क्यों है, या एनालॉग पिन्स होती क्यों है, ये माइक्रो कंट्रोलर ही क्यों है, हम इसमें माइक्रो प्रोसेसर क्यों नहीं यूज कर लेते, क्यों हम इंटेल की कोई चिप नहीं लगा देते, इंटेल का i3 या डुअल कोर प्रोसेसर। तो आपको पता है IoT में आर्डिनो ही क्यों आपके सिलेबस में है। एक स्नैपड्रैगन की भी तो चिप हो सकती थी, इंटेल की भी तो हो सकती थी, AMD की भी हो सकती थी। एटमेगा 8025P है या 8328P ही क्यों है, या 328P ही क्यों है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ही आता है। जैसे इसमें एटमेगा 328P लगा हुआ है, हाँ क्यों एटमेगा ही क्यों। एक माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसका पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, बहुत कम, वेरी लाइट। आपको पता है एक इंटेल की चिप कितनी छोटी होती है, कितनी छोटी, उसके अंदर 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर होता है। कितना, 14 नैनोमीटर। आप नैनोमीटर समझते हो, आपके पेन की जो निब है ना वो 2.5 मिलीमीटर है। आप अपनी पेन की निब के आगे वो जो छोटा सा वो लगा हुआ है ना, वो 2.5 बॉल जो लगी हुई वो 2.5 मिलीमीटर है। इमेजिन करो 14 नैनोमीटर कितना छोटा होता होगा। इंटेल की जो i3 चिप होती है उसमें 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर होता है, क्लियर। वो 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर 25 वॉट की TDP जनरेट करता है और लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। कितना, और कितना छोटा है वो, 14 नैनोमीटर। अभी आपने सोचा कि वो जहां मैन्युफैक्चर होता होगा, जहां उसको रखना पड़ता होगा, हमें नहीं पता। हमारे हाथ में फ़ोन है, फ़ोन लेके घूम रहे हैं आराम से, हमको तो लग रहा है फ़ोन हीट हो रहा है। अभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि उसके अंदर इंजीनियरिंग कितनी भयंकर लेवल की है। नहीं, हम कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। आप अगर IoT पढ़ रहे हो ना तो सीरियसली लो, डिग्री तो आपको मिल जाएगी और आप फिर भी वहीं के वहीं रहोगे। आप में और एक नॉर्मल इंसान में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। खैर अगेन आते हैं माइक्रो कंट्रोलर पे कि माइक्रो कंट्रोलर ही क्यों होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर के बहुत सारे फायदे हैं। पहला, बिजली बहुत कम खाता है, बहुत कम, कंज्यूम्स वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी, 5 वोल्ट पे चल जाता है। कितने पे, जितने पे माइक्रो प्रोसेसर को चलाने के आप सपने देख सकते हो, बिल्कुल नहीं चलेगा वो, ये 5 वोल्ट पे बहुत इजीली वर्क करेगा। दूसरी चीज, एक बार में एक स्पेसिफिक टास्क को कर सकता है। आपने टास्क डिफाइन कर दिया, वॉशिंग मशीन है, क्या करती है, टाइमर सेट कर दिया, क्या लगा हुआ है अंदर, माइक्रो कंट्रोलर, 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक मशीन के पावर सप्लाई को क्या करेगा, कट कर दिया ना कट। कैसे हुआ ये, बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर। आपके स्क्रीन पे अगर आप देखना चाहते हो तो दिस, ये जो सबसे बड़ी चिप इस पर लगी हुई है, एटमेगा 328 जिस पे लिखा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, इसके अंदर रैम रोम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, कितने बच्चों ने यहाँ पे बूस्टर सीरीज की क्लासेस ली हैं IoT की, यूट्यूब पे या लाइव यहाँ क्लासरूम में? अगर आपने बूस्टर सीरीज की क्लासेस नहीं ली हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, आप अगर O लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाके उन क्लासेस को, वीडियोस को देखिएगा। हमारे पास सारे के सारे टाइप की क्लासेस हैं, चाहे वो फिर WDP हो यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग हो, ITNB हो, इंटरनेट टूल्स एंड नेटवर्किंग बेसिक्स जिसको आप बेसिकली कहते हो M1, फिर चाहे वो पाइथन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद पाइथन आपका M3, या फिर M4 हो, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चारों की बूस्टर सीरीज आपको OJD कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आप ये देख सकते हो वहाँ पे जाके। और अगर आपने वो क्लासेस ली रही होगी तो उन क्लासेस में मैंने जिक्र किया था किसका, माइक्रो कंट्रोलर्स में रैम और रोम क्यों नहीं होता। अभी भी बता देता हूँ, देखिए माइक्रो कंट्रोलर में रैम और रोम की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें होता है डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी। एक होता है डेटा मेमोरी और एक होता है प्रोग्राम मेमोरी। डेटा मेमोरी हमारा क्या करता है और प्रोग्राम मेमोरी हमारा क्या करता है, होते दोनों रैम और रोम की तरह हैं, लेकिन
क्योंकि ये बहुत लो पावर कंज्यूम करता है तो हमने उसके प्रोग्रामिंग या यूं कह लो उसके सिस्टम को थोड़ा सा अल्टर कर दिया। अल्टर क्या किया, इसमें डाला डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी इसलिए ताकि ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस को याद रख सके। फिर इसमें डाला हमने प्रोग्राम मेमोरी ताकि जो प्रोग्राम हम यूएसबी के थ्रू इसमें अपलोड करें उस प्रोग्राम पे ये रन कर सके। तो माइक्रो कंट्रोलर में डेटा मेमोरी इसलिए होती है ताकि वो अपने बेसिक इंस्ट्रक्शंस को याद रख सके, जैसा अभी मैंने तुम्हें बताया। और प्रोग्राम मेमोरी में क्या होता है कि वो जो प्रोग्राम आप अपलोड करोगे उसको वो याद रखेगा। इसमें कैश मेमोरी भी नहीं होती। कैश मेमोरी जो कि आपके कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी है वो एक माइक्रो कंट्रोलर में नहीं होती है, समझ रहे हो आप? इसमें बिल्कुल नहीं होती। इसमें डेटा मेमोरी होगी और प्रोग्राम मेमोरी होगी। साथ ही साथ इसमें एक डीसी पावर सप्लाई के लिए 12 वोल्ट का जैक दिया जाता है। देख रहे हो, ये 12 वोल्ट का जैक, ये रहा। अगर आप देख रहे हो तो इधर भी देख लो, पावर सॉकेट लिखा होगा ये। और इधर अगर आप बोर्ड देख रहे हो, ये रहा ब्लैक वाला पार्ट, दिख रहा है कैमरे में भी, ये ब्लैक वाला पार्ट। उसी के जस्ट पीछे आपको मिलते हैं 2 कैपेसिटर्स। क्या मिलते हैं? 2 कैपेसिटर्स आपको देखने को मिलते हैं उसी के जस्ट पीछे। ये दिख रहा है कि नहीं? उसी पावर सॉकेट के जस्ट पीछे आपको 2 कैपेसिटर्स, जिन पे जो रेटिंग लिखी हुई है वो 25 वोल्ट की है। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, संधारित्र भी पढ़ा होगा अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो। उन्हीं को कैपेसिटर्स कहा जाता है। कैपेसिटर को ही हिंदी में संधारित्र कहते हैं। ये रहे वो, समझ में आया? इनका काम क्या है? बाई एनी चांस अगर ओवर वोल्टेज बोर्ड में चला है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करेंगे? वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। बोर्ड आपका खत्म ना हो जाए, इसकी जो वायरिंग है वो अंदर से जल ना जाए, इससे बचाते हैं। हर जगह ये लगे हैं। इवेंचुअली आपके आसपास अगर फैन लगा हुआ है ना, तो फैन में आप क्या कहते हो? कंडेंसर। वो कंडेंसर नहीं होता, वो कैपेसिटर होता है। बिना कैपेसिटर के वो नहीं चल सकता। समझ रहे हो? बेसिक फिजिक्स है। उसी के जस्ट बगल इसमें पावर पिन होती है। जस्ट कैपेसिटर के पीछे आपको मिलेगी पावर पिन। तो पावर पिन में आप अगर स्लाइड पे देखोगे आपको एक आईओ रेफरल का पिन मिलेगा। आईओ रेफरल मतलब एक ऐसी पिन जिसकी मदद से आप इनपुट भी ले सकते हो और आउटपुट भी दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आप इसमें एक इनपुट डिवाइस का वायर कनेक्ट कर रहे हो या आउटपुट डिवाइस का। आईओ रेफरल, इनपुट आउटपुट रेफरल, क्लियर है? उसी के जस्ट बगल रीसेट पिन होती है। सपोज करो आपने एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया या आपने अपने दिमाग से एक आइडिया डिजाइन किया, अब आपको बोर्ड को रीसेट करना पड़ा है या रीस्टार्ट करना पड़ा है, लेकिन आपने बोर्ड को एक 3D प्रिंटर के केस में पैक कर दिया। अब आप पिन को इसको नहीं दबा सकते, यानी इसकी जो फिजिकल बटन है आप नहीं दबा सकते। तो आपको ये बोर्ड एक और फैसिलिटी देता है कि आप इसके रीसेट पिन में जंपर वायर लगाओ, बाहर ले जाओ, बाहर से फिजिकल बटन कनेक्ट कर दो। आप फिजिकल बटन दबाओगे, ये बोर्ड क्या होगा? रीस्टार्ट हो जाएगा। यही बटन एक और पिन में आपको सपोर्ट मिलती है, जो कि कहाँ पे है? ये देखो रीसेट पे है। उसी के जस्ट बगल आपको 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देखने को मिलेगी। यानी ये बोर्ड 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट की पावर सप्लाई को भी कर सकता है। आप अगर कैमरे में भी देख रहे हो तो इधर 3.3 वोल्ट, और अगर आप उधर देख रहे हैं तो भी, और इधर आप ऐसे देख लीजिए, इधर बहुत छोटा सा आपको दिख रहा होगा उतनी दूर से, यहाँ पे पिन होती है इसकी, ठीक है? उसी के जस्ट बगल ग्राउंड की 2 पिन है। ग्राउंड, GND, क्या लिखा है? ग्राउंड। ये भी पावर सप्लाई के लिए होता है, लेकिन ये एनोड होता है या कैथोड होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आर्डिनो में जो ग्राउंड पिन होती है उस पर कौन सा चार्ज आता है? कैथोड चार्ज आता है, यानी नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है? तो क्या कहोगे आप, नेगेटिव या पॉजिटिव? ग्राउंड में नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों की ओ लेवल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? पॉजिटिव
पॉजिटिव श्योर नहीं है आप? क्यों भाई? ऐसा क्यों? और इसमें इतना सोचने विचारने वाली क्या बात है? देखिए, ग्राउंड हमारा एनोड होता है, कैथोड? ग्राउंड हमारा एनोड होता है, और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जबकि वहीं पे जो बाकी आप PWM से जो आती हैं या किसी भी अन्य पिन से जो आती हैं वो हमारी नेगेटिव चार्जेस होती हैं, कैथोड होता है। तो जो आपका यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है इस बोर्ड में पावर सॉकेट के पास, अगर आप इस कैमरे में देख रहे हैं ये वीडियो बाद में, तो जो यहाँ पे पावर के पास ये दिया हुआ है इस पे आता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। उसी के जस्ट बगल में VIN दिया हुआ है। VIN क्या होता है? मॉड्यूलेटर होता है। किस टाइप का मॉड्यूलेटर होता है? इसका काम होता है वोल्टेज को ही, किसी और चीज को नहीं, वोल्टेज को ही मॉड्यूलेटेड फॉर्म में सेंड करना। किसको? जिस भी डिवाइस को आप कनेक्ट कर रहे हो। आप बोर्ड में देख सकते हो यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी एनालॉग पिन्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? आपको इसका आइडिया है कि एनालॉग पिन्स क्या करती हैं? एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करती हैं और उनको कहाँ तक पहुँचाती हैं? बोर्ड के पास तक। वहीं पे अगर डिजिटल पिन्स की बात करें तो डिजिटल पिन्स हमारी क्या करती हैं? वो डिजिटल सिग्नल्स को रिसीव करती हैं और कहाँ तक पहुँचाती हैं? बोर्ड के पास तक। अब एक बात बताइए, हमने बात करी एनालॉग और डिजिटल। ये एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स, तब आप क्या बताओ? आपको 4 ऑप्शन दे दे, लेकिन मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, दूंगा भी नहीं। देखिए, डिजिटल सिग्नल्स वो होते हैं जो बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं। जितने भी सिग्नल्स बाइनरी फॉर्मेट में हैं वो सारे के सारे आपके कैसे सिग्नल हैं? डिजिटल सिग्नल। और जितने भी सिग्नल एनालॉग फॉर्मेट में हैं वो कौन से सिग्नल्स हैं? एनालॉग सिग्नल्स हैं। अब कहोगे सर ये तो आपने खाली डिजिटल लिखा था तो आपने डिजिटल सिग्नल कह दिया, एनालॉग था तो एनालॉग सिग्नल कह दिया। डिफरेंस क्या है दोनों? देखिए, डिजिटल सिग्नल जो होता है वो सीधा सीधा एक्टिव इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। सपोज करो एक बटन को आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के चला सकते हो? क्या आप बटन की फंक्शनैलिटी को काम करवा सकते हो? नहीं। लेकिन अभी मैंने एक माइक्रोफोन लगाया हुआ है ना, इसी माइक्रोफोन में एक बटन दी हुई है कि आप इसको बैटरी से चलाना चाहते हो या बिना बैटरी से चलाना चाहते हो। दैट मीन्स अगर ये बैटरी से चलेगा तो ये क्या करेगा? सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में, और अगर बिना बैटरी के चलेगा तो ये कैमरे तक जाएगा एनालॉग, और फिर कैमरा उसको क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। आपने एनालॉग सेंसर्स पढ़े हैं, ADC और DAC भी पढ़ा होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अगर आपने एग्जाम बूस्टर सीरीज ली है तो इसके बारे में मैंने उसमें बताया था, है ना? एनालॉग टू डिजिटल। तो जब हम किसी भी सेंसर से XYZ कोई भी सेंसर, जब हम उससे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में होता है? एनालॉग ही होता है। क्यों? सेंसर की डेफिनेशन ही यही कहती है कि भाई वो फिजिकल वर्ल्ड के फिनोमिनन को रिकॉर्ड करता है और पहुंचाता है किस तक? माइक्रो कंट्रोलर या आपके प्रोसेसर तक, या आप जहां भी डेटा सेंड कर रहे हैं। तो हमने एनालॉग पढ़ लिया, डिजिटल पढ़ लिया। अभी इसमें कुछ और भी चीजें बची, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर। मैंने कहा ना 5 वोल्ट की सप्लाई को भी कर सकता है, तो उसके लिए वोल्टेज कंट्रोलर और रेगुलेटर चाहिए। वोल्टेज कंट्रोल्ड रहे, लगातार बहता रहे, इसके लिए कुछ तो चाहिए ना बोर्ड में, रेगुलेटर लगा होता है। और देखो, पावर इंडिकेटर के लिए यहाँ पे एक छोटी सी ऑन की LED होती है। पावर इंडिकेटर के लिए हमारे पास क्या होता है? ऑन की एक छोटी सी LED लगी होती है जो कि यहाँ पे होती है। क्लियर है? इसी के साथ साथ हमारे पास 2 और LED होती हैं, TX और RX, जो कि रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड होता है पिन नंबर 1 और पिन नंबर
0 से, TX कनेक्टेड होगा 1 से और RX कनेक्टेड होगा 0 से। तो देखो TX और RX के पास एरो बनी हुई है, आप ये देख रहे हो, TX और RX के पास एरो बनी हुई है। TX की एरो जो है वो 1 को पॉइंट कर रही है और RX की एरो 0 से पॉइंट कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? एक बात आपको बता दूं, जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, हम इंडियंस क्या है ना, बहुत सारी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो आपको उस प्रोडक्ट के साथ में उस बोर्ड के ऊपर एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी मिलती है। उसके साथ आपको यूज़र मैनुअल लिखा मिलता है, आपने अक्सर देखा होगा, जिसमें उस बोर्ड के हर कंपोनेंट के बारे में बताया गया रहता है। उसके ऊपर कुछ चिन्ह बने रहते हैं, आपने नोटिस किया होगा। आपने कभी सोचा कि कंपनी ऐसा करती क्यों है, वो चिन्ह बना के देती क्यों है? वो इसलिए करती है, इसको इलेक्ट्रिकल स्कीमा कहा जाता है या कनेक्शन स्कीमा कहा जाता है, स्कीमेटिक्स कहे जाते हैं इसको। इससे होता क्या है, सपोज करो आपका प्रोजेक्ट, आपका जो भी आपने कंपोनेंट लिया था वो खराब हुआ, आपको बेसिक चीज़ें पता हैं कि वोल्टेज कैसे आता है, कैसे जाता है, स्क्रू ड्राइवर कैसे चलाते हैं, तो आप उन चीज़ों को, उस यूज़र मैनुअल को पढ़ के आप बेसिक ट्रबल शूट कर सको। आप IoT क्यों पढ़ रहे हो? ओ लेवल कर रहे हो? अभी आपको अगर विंडोज़ की एक प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करवा दिया जाए तो शायद आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इस भरोसे में बैठे रहते हो कि हर चीज़ कोई आपको सिखा देगा। हाँ, सिखाने को OJT एजुकेशन सिखा देगा आपको, और आप सीखना कितना चाहते हो, आपकी खुद की कंसिस्टेंसी कितनी हाई है, ये डिपेंड करता है। तो अगर सीखना चाहते हो तो आ जाना, कहाँ? OJT कंप्यूटर एजुकेशन। खैर, वो तो रही एक अलग बात, वो तो रही एक अलग बात। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड में भी देखो वो स्कीमेटिक्स दिए हुए हैं। देखो अभी मैंने बताया ना, TX जो पिन है, जो TX लिखा हुआ है, उसमें एरो 1 को पॉइंट कर रहा है और 0 से एरो पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी इनपुट सिग्नल को रिसीव करेंगे तो TX वाली LED ग्लो करेगी, और जब हम अपने बोर्ड से किसी एनालॉग सिग्नल को भेजेंगे तो RX वाली LED ग्लो करेगी। तभी तो देखो दोनों पे ऐसी एरो उल्टी सीधी बनी हुई है, 22 वर्षा एरो बनी है कि नहीं बनी? सबका अपना मतलब है उसमें, क्लियर है? एक और LED है जिसके बगल में आप देखो L लिखा हुआ है, ग्राउंड के बगल। अच्छा, ग्राउंड के बगल एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसको LED मत समझ लीजिएगा। जहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है देखो, उसके ये जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है लेजर पॉइंटर, ये चीज़, ये एक रजिस्टर है। रजिस्टर के जस्ट बगल क्या लगी हुई है? एक LED, और उसके बगल 4 और रजिस्टर है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक LED लगी है जिसपे L लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये भी एक LED है जो कि पिन नंबर 13 से कनेक्टेड होती है, और ये तभी जलती है जब हम क्या करते हैं, पिन नंबर 13 का यूज करते हैं। आपने इसके प्रोग्राम से भी बनाए होंगे। बिल्ट इन LED इसका बाय डिफॉल्ट वेरिएबल होता है, या आप बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कॉन्स्ट इंट LED पिन इज इक्वल टू 13 और आप उस पर पावर लो हाई डिजिटल डॉट राइट हाई लो आप करके करवा सकते हो। बहुत इजी है ये, आपने इसको किया भी होगा। क्या इस बोर्ड में कुछ और बचा? नहीं, लेकिन एक चीज अभी भी और बचता है। इस बोर्ड के यहाँ पे 6 पिन्स दी हुई, 3 के पेयर में 2 बार, 3 के पेयर में 2 बार, टोटल 6 पिन, जिनको कहा जाता है ICSP पिन। क्या कहा जाता है? ICSP। क्या होता है ICSP का फॉर्म? वेरी गुड, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। क्या काम होता है इनका? सपोज करो, अगेन के सिनेरियो पे चलते हैं। सपोज करो आपने इस बोर्ड को पैक कर दिया, अब आप चाहते हो कि ये बोर्ड किसी स्पेसिफिक यूज केस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, आपका वो काम करे, फिर ये बंद हो जाए। तो हमको इसमें कुछ तो डालना पड़ेगा ना, जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बूट लोडर कहते हैं। बूट का अर्थ होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना, और लोडर का मतलब जो उसको लोड कर दे। क्लियर? बूट लोडर का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर को बूट करे, और लोडर का मतलब जो उसको मेमोरी तक पहुंचा रहा है,
तो ICSP पिंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में बूट लोडर या फर्मवेयर को अपलोड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ये बोर्ड है स्पेशल केस सिनेरियोज में ऑटोमेटिक टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ हो सके। क्लियर? ये तो थी आपकी बोर्ड इंफॉर्मेशन। क्या थी? बोर्ड इंफॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं।